गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 20 शुरू करने वाले हैं। कल हमने 19th चैप्टर का टेस्ट लिया था। बहुत से बच्चों ने दिया और लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है। राइट, प्लीज अटेम्प्ट द टेस्ट रेगुलरली so that your marks of unit test can be added in the annual examination, please. Okay, तो आज हम चैप्टर नंबर 20 शुरू करेंगे। We will wait for another 2 minutes for all the students to join the class. चलिए बेटा क्लास शुरू करते हैं। टाइम हो चुका है, आई थिंक 11:55 हो चुके हैं। चलिए, अब हमने चैप्टर नंबर 18 और 19 में यूनियन गवर्नमेंट के दो ऑर्गन्स पढ़े। पहला था एग्जीक्यूटिव, सॉरी एक था एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ये दो ऑर्गन्स हमने पढ़ लिए हैं। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का काम है लॉज बनाने का, मेकिंग। एग्जीक्यूटिव का काम है एनफोर्सिंग। ठीक है जी, लेजिस्लेचर में लॉज बनाए गए और एग्जीक्यूटिव में एनफोर्स कर दिए गए पूरे देश में। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारे यूनियन गवर्नमेंट का, जो कि कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, वो है जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब है सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, राइट, रूल्स एंड लॉज, लॉज एंड लेजिस्लेशन, सभी चीजें जो हैं वो जुडिशरी का ही काम है। द जुडिशरी protects the laws made by the legislature and enforced by the executive. लेजिस्लेचर के द्वारा जो लॉज बनाए गए हैं और एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो एनफोर्स किए गए हैं, ऑल द लॉज आर प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशरी इन इंडिया। ठीक है, जुडिशरी जो है वो सभी मैटर्स पर डिस्प्यूट्स जो है वो रिजॉल्व करती है, चाहे वो प्रॉपर्टी मैटर्स हो, रेंट मैटर्स हो, कोई क्रिमिनल ऑफेंस हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हो, कोई भी मैटर्स जो है जहां भी डिस्प्यूट्स होते हैं। डिस्प्यूट्स का मतलब है कि जहां भी मतभेद होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, द जुडिशरी प्रोटेक्ट्स द लॉज एंड रिजॉल्व्स द डिस्प्यूट्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जुडिशरी जो है बेटा वो लॉज को प्रोटेक्ट करती है। कौन से लॉज को प्रोटेक्ट करती है? जो कि लेजिस्लेचर ने बनाए हैं और एग्जीक्यूटिव ने एनफोर्स किए हैं, लागू किए हैं। राइट, तो जुडिशरी जो है एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। जितने भी लॉज या जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं हमारे देश में, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, सभी जो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का काम होता है जुडिशरी का। Is that clear? I think this will be clear to everyone now, right? देखिए, जुडिशरी जो है इट इज नेसेसरी इन अ फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है हमने पहले भी डिस्कस किया है। फेडरल गवर्नमेंट is the type of government in which there is independence of judiciary and the powers are divided between the center and the states. मतलब जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है उनमें पावर्स डिवाइडेड होती हैं और जहां पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है वही फेडरल गवर्नमेंट है। एंड दैट मीन्स द जुडिशरी इज नेसेसरी इन फेडरल गवर्नमेंट। अब देखिए क्या करती है जुडिशरी, इट रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। सारे डिस्प्यूट्स यानी कन्फ्लिक्ट्स या मतभेद जो भी होते हैं वो सभी जुडिशरी रिजॉल्व करती है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वॉलेशन ऑफ राइट्स हो, चाहे और कोई मैटर हो, वायलेंस हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो, सभी डिस्प्यूट्स जो है वो जुडिशरी को सुलझाने होते हैं। एंड इट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल जो व्याख्याता है वो भी जुडिशरी ऑर्गन ही है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं, अगर कहीं पर भी उन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की अवहेलना हो रही है, यानी कोई नहीं मान रहा है उन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को, तो जुडिशरी जो है वो एक्शन लेती है। राइट, द कोर्ट गिव्स जस्टिस टू ऑल। अब जो कोर्ट है, जुडिशरी का मतलब सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, और कोर्ट जो है सभी को जस्टिस देती है। That means judiciary is very important to protect the laws
in our country, right? अब मैंने आपको एक चीज बताई कि फेडरल गवर्नमेंट में जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट का मतलब है फ्री होती है, स्वतंत्र होती है। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है देखते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का। जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल और अनबायस्ड। यानी हमारी जो जुडिशरी है, कोर्ट्स जो है वो पूरी तरह से फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, इम्पार्शियल और अनबायस्ड यानी किसी के भी पक्ष में नहीं है, निष्पक्ष है हमारी जुडिशरी। दैट मीन्स आवर कोर्ट इज फ्री फ्रॉम द इंटरफेरेंस ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। ना तो लेजिस्लेचर में के जो मेंबर्स हैं या फिर एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स जो भी हैं वो हमारी जुडिशरी के किसी भी डिसीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकते। यानी हमारी जुडिशरी जो है वो खुद के डिसीजंस लेगी और ये जो डिसीजंस होंगे वो सभी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली होंगे। ठीक है, इम्पार्शियल और अनबायस्ड एंड प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द सिटीजन। द इंडिपेंडेंट जुडिशरी protects the rights, that means the fundamental rights are protected by the judiciary, right? सभी के फंडामेंटल राइट्स जो है प्रोटेक्ट किए जाते हैं जुडिशरी के द्वारा। अगर आपका फंडामेंटल कोई भी राइट आपको नहीं मिल पा रहा है, यानी उस फंडामेंटल राइट का जो फायदा है आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप जुडिशरी यानी कोर्ट में जा सकते हैं। ये तो मैंने आपको जब हम फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर कर रहे थे तब भी आपको बताया था कि अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वी कैन मूव टू द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, तो इसका मतलब हम जुडिशरी जो है वो प्रोटेक्ट करती है राइट्स को, resolves various disputes regarding civil cases, criminal cases and constitutional matters। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है regarding civil cases, क्रिमिनल केसेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। अब इसका मतलब कोर्ट में सिविल केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते हैं। अब अलग अलग तरह के केसेस क्या हैं हम देखते हैं। पहले ये बताइए जितना अभी तक मैंने जुडिशरी के बारे में बताया है क्या सबको क्लियर है? एक बार दोबारा से पूरा रिवाइज कीजिए और बताइए। क्लियर बेटा? तर्शदीप बेटा क्या रिपीट करना है? आप मुझे पॉइंट बताइए कि क्या चीज रिपीट करनी है। तर्शदीप ने बताया है, कहा है कि रिपीट करिए मैम। क्या रिपीट करना है? जुडिशरी क्या होती है या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी रिपीट करनी है? मुझे बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में बेटा। तर्शदीप, आर यू लिसनिंग? आप कह रहे हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो दोबारा से बताइए। देखिए हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है यानी हमारा जो सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है और इम्पार्शियल और अनबायस्ड है। यानी हमारे जो कोर्ट है वो किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं है, किसी के से भी प्रभावित नहीं है। जो डिसीजंस लिए जाते हैं हमारे कोर्ट्स में वो पूरी तरह से सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली ही लिए जाते हैं। ठीक है, और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का कोई भी इन्फ्लुएंस जो है हमारे जुडिशियल सिस्टम पर नहीं है। कोई भी अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकता हमारे जुडिशरी के ऊपर और ना ही किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जुडिशरी पर कोई फर्क पड़ता है। ठीक है, बल्कि लेकिन जुडिशरी के किसी ऑर्डर से एग्जीक्यूटिव पर फर्क पड़ सकता है। अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, उसमें आपको पता चलेगा कि जुडिशियल ऑर्डर से कैसे हमारे एग्जीक्यूटिव पर फर्क पड़ सकता है, क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की, उससे हमारे जुडिशियल सिस्टम को पूरी तरह से स्वतंत्र बनाया गया है, फ्री बनाया गया है किसी के भी प्रभाव से। ठीक, हमारे जुडिशियल सिस्टम जो है वो सभी मैटर्स पर जो डिसीजंस ले सकता है,
इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द सिटीजन। सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं सिटीजन्स के वो जुडिशरी के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं। रिजॉल्व वेरियस डिस्प्यूट्स, सारे डिस्प्यूट्स जो हैं चाहे वो क्रिमिनल केसेस हों चाहे वो सिविल केसेस हों कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हों, सभी तरह के केसेस जो हैं वो सभी रिजॉल्व किए जाते हैं जुडिशियरी के द्वारा। इज दैट क्लियर नाउ? दर्शदीप प्लीज आप जरा चैट बॉक्स में लिखिए क्लियर और नॉट। चलिए अब हम करते हैं, आपको मैंने बताया सिविल और क्रिमिनल केसेस। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स तो वो मैटर्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली है। अब सिविल केसेस क्या है और क्रिमिनल केसेस क्या है ये पढ़ते हैं। सभी बच्चे बेटा अपनी बुक्स जरूर रखिए, जब भी हम चैप्टर कर रहे हैं साथ साथ आप उसमें अंडरलाइन करते रहिए जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, राइट। इससे आपका क्या होगा कि क्लास भी हो जाएगी और साथ साथ आपकी रीडिंग भी हो जाएगी। और रिवीजन के टाइम में जब भी आप रिवाइज करेंगे कोई भी चीज तो इजीली आप समझ सकते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, चलिए अब सिविल केसेस देखते हैं। There are two types of cases in our judicial system, civil cases and criminal cases. सिविल केसेस के बारे में अलग से पढ़ेंगे, क्रिमिनल केसेस अलग हैं। सिविल का मतलब है जिसमें कि किसी तरह की कोई वायलेंस ना हो। क्रिमिनल का मतलब है जिसमें कि कोई ना कोई वायलेंट एक्टिविटी इन्फ्यूज्ड हो या शामिल हो। ठीक है, क्रिमिनल केसेस कौन से हैं देखिए, प्रॉपर्टी मैटर्स, रेंट मैटर्स, प्रॉपर्टी, रेंट, उसके बाद मैरिज, मनी रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसके अलावा परचेज ऑफ गुड्स, हाँ बेटा सिविल केसेस जो मैं बता रही हूँ ये अंडरलाइन करिए, ये सभी मैटर्स जो हैं वो सिविल केसेस में आते हैं। यानी किसी भी जायदाद से रिलेटेड, किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो सिविल केसेस में शामिल है। रेंट से रिलेटेड, रेंट मतलब किराएदार से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है तो भी सिविल केस है। किसी की मैरिज या डिवोर्स जो होता है वो भी एक सिविल केस है। मनी से रिलेटेड मैटर यानी पैसे के लेन देन संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी सिविल केसेस में होती हैं। परचेज ऑफ गुड्स, सामान खरीदना और आपका सामान अगर गलत आ जाता है, एग्जाम्पल के लिए अगर आपने कोई फ्रिज खरीदा है और वारंटी पीरियड में, गारंटी पीरियड में आपका फ्रिज जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। परचेज ऑफ गुड्स में ये इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल जो है, अप्लायंसेस जो है वो मेनली आते हैं, और भी बहुत सी चीजें आती हैं, व्हीकल्स भी आते हैं। अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है और आप जिससे भी आपने फ्रिज लिया उस शॉपकीपर आपकी जो कंप्लेंट है और अटेंड नहीं कर रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हैं अपने कंज्यूमर गुड, अपने कंज्यूमर राइट्स के लिए। ठीक है, तो ये जो है परचेज ऑफ गुड्स भी सिविल मैटर्स में आता है। वॉयलेशन ऑफ राइट्स, अगर किसी के भी फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है यानी उसको उसके फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे हैं किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की वजह से, तो भी जो व्यक्ति है जिसको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे हैं या ग्रुप ऑफ पीपल जो है उन वो आसानी से कोर्ट में अपना केस जो है वो फाइल करा सकते हैं। These are the civil cases. सिविल केसेस में एक बार दोबारा बताती हूँ, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी मैटर, रेंट, मैरिज, डिवोर्स, मनी मैटर्स, परचेज ऑफ गुड्स, वायलेशन ऑफ राइट्स, एडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स। ये अडल्ट्रेशन का मतलब मिलावट, किसी भी चीज में, खाने की चीजों में मिलावट जो है, वो भी सारे मैटर्स जो है
वो किस में आते हैं, सिविल केसेस में आते हैं। पहले बताइए सिविल केसेस सबको समझ आ गए हैं, यानी इसमें देखिए आप कहीं पर भी कोई वॉयलेंट एक्टिविटी जो है वो शामिल नहीं है, सारे केसेस जो है वो इनवॉयलेंट है। क्लियर है कि नहीं, बताइए बेटा। और सिविल केसेस के लिए सिविल लॉज बनाए गए हैं, जो कि ये केसेस जो है वो इस पे लॉज बनाते हैं या रिजॉल्व करते हैं डिस्प्यूट्स। हर कोर्ट में सिविल कोर्ट होती है जिसमें कि ये सिविल केसेस जो है वो सॉल्व किए जाते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सिविल केसेस जल्दी से बताइए बेटा। यस और नो? यस, खुशी शर्मा, वेरी गुड। नेक्स्ट, चलिए अब हम क्रिमिनल केसेस के बारे में पढ़ते हैं। अब कौन से ऑफेंसेस जो है वो क्रिमिनल केसेस में आते हैं देखिए। मर्डर्स, किसी की हत्या करना। रॉबरीज, रॉबरीज का मतलब है चोरी करना, डाका डालना। उसके बाद आते हैं जी हैरेसिंग ऑफ वुमेन, यानी महिलाओं को परेशान करना। चीटिंग, किडनैपिंग, एक्सेट्रा, ये सभी जो है क्रिमिनल केसेस। देखिए किसी की हत्या करना, डाका डालना, चोरी करना, महिलाओं को परेशान करना, धोखाधड़ी करना, किडनैप करना, अपहरण कर लेना। और इसके अलावा एक और भी क्रिमिनल ऑफेंस है टैक्स इवेजन। इज ऑल्सो अ क्रिमिनल ऑफेंस। अब ये क्रिमिनल ऑफेंस क्यों है? टैक्स इवेजन क्या होता है? टैक्स की चोरी करना। जी एग्जाम बताती हूँ बेटा, टैक्स इवेजन कैसे होता है। किसी व्यक्ति की इनकम जो है 10 लाख है, लेकिन वो, आपको पता है हमारे देश में इनकम के ऊपर टैक्स दिया जाता है गवर्नमेंट को, यानी कुछ परसेंट जो है टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को दिया जाता है, जिसको कहते हैं इनकम टैक्स। तो अगर वो अपनी इनकम जो है 10 लाख से कम बता देता है, वो व्यक्ति जिसकी एक्चुअल इनकम जो है 10 लाख है लेकिन वो बताता है 5 लाख, और 5 लाख पर इनकम टैक्स दे रहा है, तो इसका मतलब वो अगले 5 लाख जो है उसकी, वो उनके टैक्स की चोरी कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये टैक्स इवेजन जो है वो भी एक क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है। एंड देयर आर क्रिमिनल कोर्ट्स टू रिजॉल्व क्रिमिनल केसेस। ठीक है जी, इसका मतलब है जो भी व्यक्ति अब इनमें से किसी भी मैटर में इन्वॉल्व है, और ये सभी जो केसेस हैं वो क्रिमिनल कोर्ट में जाएंगे, और इन क्रिमिनल केसेस के लिए अलग से जजेस और मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं। इज दैट क्लियर? क्रिमिनल केसेस एंड सिविल केसेस टू एवरीवन, बताइए जल्दी से बेटा। देखिए क्रिमिनल केसेस के लिए FIR जो है वो पुलिस स्टेशन में फाइल करानी पड़ती है। FIR क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कोई भी आपके साथ क्रिमिनल ऑफेंस होता है, चीटिंग होती है, धोखाधड़ी आपके साथ किसी ने की है, तो आपको सबसे पहले उसकी कंप्लेंट जो है पुलिस स्टेशन में करनी होगी, और वो किस रूप में होगी? FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पहले आपको पुलिस में देना पड़ेगा, आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम है फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद पुलिस जो है नेसेसरी एक्शन लेगी। अगर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सच साबित होती है, सही होती है, तो पुलिस जो है, जो केस है वो कोर्ट में फाइनलाइज होता है। तो इसका मतलब है किसी भी क्रिमिनल केस के लिए पहले आपको FIR फाइल करानी पड़ेगी, आपको FIR दर्ज करवानी होगी,
तभी कोई भी क्रिमिनल केस जो है वो कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, विदाउट एफआईआर कोई भी केस जो है वो आगे कोर्ट में नहीं जा सकता इन द केस ऑफ क्रिमिनल केसेस ओनली। ठीक है, अब बताइए ये क्लियर है कि नहीं, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस? बोलो बेटा, जल्दी से बताइए। सबको क्लियर है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव रिटन क्लियर इन द चैट बॉक्स। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इसका, सिंगल यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। ये टॉपिक सब लोग अपनी बुक में भी निकाल लीजिए प्लीज। सिंगल यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। सिंगल मीन्स एक ही, यूनिफाइड मतलब सभी इकट्ठे, इंटीग्रेटेड मतलब सर्वोपरि, जुडिशियल सिस्टम न्यायपालिका। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा देश का जो जुडिशियल सिस्टम है वो एक ही है, एकल प्रणाली है, और साथ ही सभी पूरे देश के लिए वही यूनिफाइड स्ट्रक्चर है, यानी सारे देश के लिए जो सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है वो उसी तरह के कोर्ट्स पूरे देश में होते हैं। और इंटीग्रेटेड मतलब सब कोर्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो अभी सिंगल यूनिफाइड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम जो है हम पढ़ रहे हैं। सबने आपने ये टॉपिक निकाल लिया होगा अपनी बुक में भी, देखिए क्या है। अब आपको सबको पता है देयर इज फेडरल गवर्नमेंट इन आवर कंट्री, फेडरल गवर्नमेंट है, और इसमें सिंगल यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम, यानी फेडरल गवर्नमेंट में सिंगल यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी फेडरल गवर्नमेंट की जुडिशरी। ठीक है, इसका मतलब है कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है ये एक सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है। इट इज अ सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन वन हायरार्कियल ऑर्डर। अब हायरार्कियल ऑर्डर मतलब निश्चित क्रम, एक प्रॉपर क्रम है, ऑर्डर है, जिसकी वजह से हमारा कोर्ट का जुडिशियल सिस्टम जो है काम करता है। यानी एक जो है हाईएस्ट एपेक्स कोर्ट है, उसके नीचे और बहुत सारे कोर्ट्स डिवाइडेड हैं, उसके नीचे और कोर्ट्स डिवाइडेड हैं। तो यही जो स्ट्रक्चर है वो हमारे देश में काम करता है। इसमें देखिए सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है, इससे समझ आएगा आपको। इट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सबसे जो फर्स्ट नंबर का कोर्ट है हमारे देश में वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इस ये सिर्फ एक ही है, ओनली वन सुप्रीम कोर्ट इज देयर। हमारे देश में एक ही सुप्रीम कोर्ट है, इसको सर्वोच्च न्यायालय भी कहा जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। उसके नीचे अंडर दिस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स वर्क। हर स्टेट में, हर राज्य में हाई कोर्ट्स है। तो हाई कोर्ट्स जो है सुप्रीम कोर्ट के अंडर काम करता है। सुप्रीम कोर्ट जो है एक ही है, इसके अंडर हाई कोर्ट्स काम करते हैं, और हाई कोर्ट्स के अंडर सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स काम करते हैं। ठीक है जी, हाई कोर्ट्स के अंदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स काम करते हैं। ये जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो भी फर्दर डिवाइडेड होते हैं। देखिए, सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट।
देखिए, अब हमने सबऑर्डिनेट कोड्स पढ़े। इस सबऑर्डिनेट कोड्स के अंडर भी दो तरह के कोड्स होते हैं, सिविल कोड्स और क्रिमिनल कोड्स। और इसके अंडर सिविल कोड्स और क्रिमिनल कोड्स के अंडर अलग अलग जुडिशियल अथॉरिटीज जो है वो अपने काम करती रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो नेशनल लेवल पर होता है, यानी हमारे देश के अंदर एक ही सुप्रीम कोर्ट है। राष्ट्रीय स्तर पर जो भी कोर्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। उसके बाद ये हाई कोर्ट्स जो हैं वो स्टेट लेवल पर काम करते हैं। स्टेट लेवल जानते हैं, हर स्टेट का अलग अलग हाई कोर्ट्स होते हैं, और कई ऐसी स्टेट्स भी हैं जिनमें कि दो स्टेट्स का एक ही हाई कोर्ट है, ठीक है। और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करते हैं। तो हाई कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं वो क्लोजली रिलेटेड हैं। अगर आपको किसी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपना केस फाइल करना है, वेदर इट इज अ सिविल केस और अ क्रिमिनल केस, देन you have to file the case in civil court or criminal court according to the case only। जो भी केस आपका होता है वो आप सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। यानी हमारे देश के इंडियन लेवल पर फर्स्ट हाईएस्ट एपेक्स कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद अलग अलग स्टेट्स में हाई कोर्ट्स हैं। उन हाई कोर्ट्स के अंडर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स। देखिए, अब इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो हाईएस्ट पोस्ट के जजेस होते हैं। उसके बाद आते हैं हाई कोर्ट्स, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और उनके बाद सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट्स के जजेस। जो सबसे हाईएस्ट जो जुडिशियल अथॉरिटी है हमारे देश में वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक और इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ, चीफ जस्टिस जो है हाईएस्ट अपेक्स जुडिशियल अथॉरिटी है। मैंने आपको एक पिछले लेसन में, एग्जीक्यूटिव वाले लेसन में हमने एक चीज डिस्कस करी थी। इफ द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट फॉल्स वेकेंट due to death, resignation or impeachment, the vice president of India works as the officiating president। ठीक है जी। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है, एक और सिचुएशन हो सकती है जबकि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की दोनों ही पोस्ट जो है वो वेकेंट। उस स्थिति में ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट के रूप में कौन काम करता है? The Chief Justice of India works as the officiating president in case of the vacant posts of प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ये ध्यान रखना कि अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की पोस्ट वेकेंट है, उसी सिचुएशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी in our country। Is that clear to everyone? सिंगल यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, एक बार दोबारा मैं बता देती हूँ कि फेडरल सिस्टम में एक सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, एक हायरार्कियल ऑर्डर है कोर्ट्स का जो कि पूरे देश में फॉलो किया जाता है, जिसमें कि फर्स्ट नंबर पे जो हाईएस्ट कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद आते हैं हाई कोर्ट्स जो कि स्टेट लेवल पे काम करते हैं। उसके बाद आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं। और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, सिविल कोर्ट्स एंड क्रिमिनल कोर्ट्स। हाईएस्ट जो जुडिशियल अथॉरिटी है वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जो लोएस्ट है वो है कोर्ट ऑफ मुंसिफ। कोर्ट ऑफ मुंसिफ जो है वो लोएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है हमारे देश में। ठीक है, वो सिविल कोर्ट्स में आते हैं। तो ये कोर्ट ऑफ मुंसिफ जो है वो सबसे लोएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है और हाईएस्ट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इतना समझ में आया है सिंगल यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो, जल्दी से बेटा लिखिए।
एक स्टूडेंट पूछ रहा है जब चीफ जस्टिस जो है ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं तो फिर चीफ जस्टिस कौन होता है? चीफ जस्टिस जो है दोनों पोस्ट का काम करते हैं, ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट के रूप में भी और चीफ जस्टिस के रूप में भी। उनकी जगह कोई और काम नहीं करता। ऐसे ही जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट होते हैं तो वो प्रेसिडेंट का भी काम करते हैं और वाइस प्रेसिडेंट का भी काम करते हैं। क्लियर बेटा? क्लियर टू एवरीवन? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गेटिंग क्लियर मैम। चलिए आपकी बुक में अब नेक्स्ट पेज पर इंडियन जुडिशियल सिस्टम का एक डायग्राम दिया है बेटा। सभी देख रहे हैं बुक में? इंडियन जुडिशियल सिस्टम का एक डायग्राम दिया है, एक बार हम भी देखते हैं क्या है वो। अब देखते हैं इंडियन जुडिशियल सिस्टम। अब ये आपको समझाने के लिए बनाया गया है डायग्राम कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम जो है वो आसानी से आपको क्लियर हो जाए। अभी हमने थोड़ा सा तो इसका इंट्रोडक्शन कर लिया है। इंडियन जुडिशियल सिस्टम में सबसे पहले है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अंडर आते हैं जी हाई कोर्ट्स। अभी हमने पढ़े हाई कोर्ट्स आते हैं। इसके नीचे आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। उसके नीचे आते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है सिविल कोर्ट और अगला है क्रिमिनल कोर्ट। अब इन क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट्स को भी अलग अलग जुडिशियल अथॉरिटी के अंडर डाला गया है। सिविल कोर्ट में सबसे पहले जो होते हैं वो होते हैं इसमें डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है जी, सबसे हाईएस्ट ऑफिशियल जो होता है क्रिमिनल कोर्ट में वो होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। उसके बाद आते हैं जी कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट सिविल जज। और ये जो होते हैं सबऑर्डिनेट सिविल जज वो होते हैं फर्स्ट क्लास जज, यानी एक गजेटेड ऑफिसर होते हैं कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट सिविल जज। ठीक है, इसके अंडर आते हैं कोर्ट ऑफ सब जज। सबऑर्डिनेट सिविल जज के अंडर आते हैं सब जज, या फिर कह सकते हैं कोर्ट ऑफ मुंसिफ। मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे लोएस्ट जो जुडिशियल अथॉरिटी होती है वो होती है कोर्ट ऑफ मुंसिफ। ठीक है जी, और ये जो होते हैं वो सेकंड क्लास जज होते हैं। ये भी गजेटेड ऑफिसर होते हैं लेकिन इस जज के अंडर ये काम करते हैं। तो ये हो गया सिविल कोर्ट्स का जो ऑफिशियल प्लान है वो इस तरह का है। सिविल कोर्ट में हाईएस्ट जो जज होता है वो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाता है। उसके बाद आता है कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट सिविल जज, यानी लेवल के अकॉर्डिंगली 1 2 3 ऐसे लेवल्स के अकॉर्डिंगली जजेस को भी अपॉइंट किया जाता है। तो फर्स्ट क्लास जज जो होते हैं वो होते हैं सबऑर्डिनेट सिविल जज। उसके अंडर जो है वो कोर्ट ऑफ सब जज या फिर कोर्ट ऑफ मुंसिफ्स होते हैं, और ये होते हैं सेकंड क्लास जज। ठीक है, ये सिविल कोर्ट सबको क्लियर? बेटा अभी हमारा टाइम जो है कंप्लीट हो गया है, इसलिए अभी हम सिर्फ सिविल कोर्ट के बारे में ही करेंगे। ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में हम कल पढ़ते हैं। जितना अभी तक पढ़ा है यू हैव टू रीड फ्रॉम द बुक ऑल्सो। पेज नंबर्स
230, 231 एंड 232 आपको ये पढ़ने हैं कल, आगे का कल करेंगे बेटा। ओके, टिल देन बाय बाय।